ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथ जो कि सीटेट स्पेशल है, आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। इसमें कुल हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न को पहले कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद फिर हमारे आंसर के साथ मैच करा करके अपनी तैयारी के स्तर की जाँच करें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को पकड़ना है और इसके अकॉर्डिंग फिर हमको ये बताना है क्या कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या है कि 9 गुना 9 जोड़ 7 बराबर 88। इस तरह के प्रश्न में एक चीज़ देखना है कि इसको इस गुना करके और जोड़ करके देख करके फिर हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो अलग होगा। ये पैटर्न देने का मतलब होता है क्या कि इसको सॉल्व ना करके इसमें क्या हो रहा है, फिर इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों से कुछ सेंस लगाना है, लॉजिक लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर देना है। ठीक है, ये नहीं कि अब इतना को हम लोग 9 से गुना करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 गुना 9 जोड़ 7 तो डबल 8 88 हो रहा है। जब यहाँ पे 98 हो गया गुना 9 जोड़ 6 तो ये 888 हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार 8 था तो यहाँ 3 बार 8 हो गया, यहाँ 4 बार 8 हो गया, लेकिन अंतर इधर क्या हो रहा है, इधर 9 के बाद 8 फिर एक संख्या घट के 7, ये 9 सब में कांस्टेंट है और यहाँ भी ये 9 ही है। ठीक है, तो यानी अब ये देखिए घटते जा रहा है, यानी 7 6 5 फिर 4 फिर 3 तब 2 हुआ होगा, और यहाँ पे इसी तरह से क्या आ रहा होगा 9 8 7 6 फिर 9 8 7 6 5 तब यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे 9 8 7 6 आएगा गुना 9 आएगा जोड़ 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बार 8 है तो 5 बार 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 इंटू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 5 बार था तो 6 बार हो जाएगा, 2 3 4 5 6। अब अगली बार यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी देखिए ये पैटर्न बन गया, तो ये यहाँ पे 6 बार हो गया, तो अगली बार यहाँ क्या हो जाएगा 7 बार। तो 7 बार देखते हैं किसमें, 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है। इसको एक तरह से और भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कि जब ये 9 में एक अंक था तो 2 बार 8, 9 में यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ 3 बार हो गया, 3 अंक है तो 4 बार हो गया, तो यहाँ पे कितने अंक हैं, 3 3 6 तो 7 बार हो जाएगा। ये भी तरीका है पकड़ने का। तो जो भी सेंस पकड़ना है आपको ये देखना है क्या कि जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो सब में एक जैसा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, भाजक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है कि 12401 को किसी संख्या से भाग देना है। ठीक है, भागफल जो है 77 आता है और यहाँ पे शेष जो है 4 बचता है। ठीक है, आपको पता है कि इसको भागफल कहते हैं, इसको शेष कहते हैं। ठीक है, और जिस संख्या में भाग देते हैं इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो हमको भाजक निकालना है कि भाजक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों को गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, यही ना। मतलब करते क्या है कि अगर 12401 को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भाजक गुना भागफल और उसमें जोड़ देते हैं फिर हम लोग क्या, शेषफल। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है, 12,401 है। हमको यहाँ पे भाजक नहीं है पता, निकालना है, ठीक है। गुना भागफल कितना है, 77, और शेष क्या है यहाँ पे 4। तो अब आपको हमने बताया था कि इधर हमको x को निकालना है, तो इसको हल्का करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जोड़, इधर आके क्या घटाव हो जाएगा, घटाव 12,401 घटाव 4, और ये गुना है इधर 77, तो इधर आकर के भाग हो जाएगा। तो हम लोग जब 12,401 में 4 को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 11 में चढ़ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 7, 9, 3, 2, 1 बटे 77। अब इसको हम लोग यहाँ से भाग लगाएंगे। जब हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो 161 बार में ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आप सिर्फ सीधा सीधा कि अगर आपको ये भाजक भागफल इस तरह से याद नहीं भी रहता है तो आप सीधा इसको ये तो कर सकते हैं ना, 12,401 में किसी संख्या से भाग देना है, नहीं पता यहाँ x से भाग देना है। भागफल हमारा क्या आ जाता है, 77, और शेष बचता है 4। आपको पता है कि इन दोनों को गुना करने के बाद जाएगा उसमें 4 को ऐड कर देना है, इसी से निकलता है हमारा ये संख्या। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, एक गणित अध्यापक जो है बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। क्या करने की शक्ति, गणना करने की शक्ति को बढ़ाने की बात कर रहा है, किस प्रक्रिया के द्वारा। संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका फटाफट आंसर लगाइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई भी क्रियाशील गतिविधि अगर कराते हैं बच्चों के बीच शिक्षण के दौरान, तो वो गणना करने में ज़्यादा उसके अंदर जो है इफ़िशियंसी आएगी, गणना करने की शक्ति। जैसे हम लोग कोई क्रियाशील गतिविधि, क्या बच्चे को लाइन में एक के बाद एक करके लगा देते हैं, उसके बाद हर एक को बोलते हैं कि पहला जो है एक है, उसके बाद जो होगा वो उसके बाद की संख्या बोलो, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की, या फिर बहुत सारे कोई सामान को ला करके रख देते हैं, इसमें से बच्चे को बोलते हैं क्या कि 5 सामान उठा करके लाओ, 7 सामान उठा करके लाओ। तो इस तरह की कोई क्रियाशील गतिविधि अगर हम लोग कक्षा में करवाते हैं तो बच्चे के अंदर जो है गणना करने की शक्ति का विकास अच्छी तरीके से होता है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी संख्याओं का गुना करने में गलती करता है। कैसा गलती करता है, तो 4 गुना 1 को 5 लिखता है, 5 गुना 1 को 6 लिखता है। तो ये किस प्रकार का उपचार, इसको शिक्षण के दौरान किस प्रकार का उपचार का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कर क्या रहा है, 4 को गुना और जोड़ के चिन्ह में कंफ्यूज हो रहा है, यानी गुना को ये जोड़ समझ रहा है हर जगह, ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या कराना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना होगा, ठीक है। इसमें बच्चों को जितनी अधिक प्रैक्टिस करवाएंगे, जोड़ का अलग और गुना का अलग, तो बच्चे के अंदर इस तरह की जो समस्या होती है उसका उपचार अच्छी तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसको प्लस और गुना के चिन्ह का क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रयास करा करके हम लोग उसको ये उपचार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठ योजना की पंचपदीय पद्धति किसने शुरू की थी। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इस पंचपदीय पद्धति जो होती है पाठ योजना की, उसको हबर्ट ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पाठ योजना की पंचपदीय पद्धति हबर्ट ने शुरू की थी। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित करेंगे। फटाफट इसका आंसर लगाइए, ये आंसर सबका सही होना चाहिए। जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया उसके अंतर्गत निजी विद्यालय में कम से कम 25% बच्चे का जो है नामांकन निःशुल्क, बिना शुल्क का करना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10,000 जोड़ 10 दहाई प्लस 10 इकाई बराबर है किसके। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, 10,000 प्लस 10 दहाई, इसको इस तरह से और इजी वे में लिखिए। देखिए 10,000,
ठीक है। जोड़ 10 दहाई, 10 गुना 10, जोड़ 10 इकाई, 10 गुना 1, बराबर है किसके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 जोड़ 100 जोड़ 10। जब इन सबको जोड़ेंगे हम लोग तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, यहाँ जोड़ के देख लेते हैं। ऐसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से जोड़ लीजिए, 0 1 1 0 1। जितना सिंपल तरीका से आपको करना आसान लगता है उस तरह से करके देखिए। अगर इस आपको यहाँ पे जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह लिख करके जोड़िए। हमारा पूरा का पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से जो हमको सुविधाजनक लगता है हम उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है फाइनली क्या होना चाहिए कि सही आंसर निकालना है। क्लियर है? हमें उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स ले करके आना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पे चारों को जो स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करिए और देखिए कौन सा इसमें सत्य नहीं है। वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको एक एक को सॉल्व करके। जैसे पहला लेते हैं 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 700। इसको बदले तो और यहाँ पे 10, दोनों को जोड़ देंगे तो 710 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा सही है। एक आधे का आधा, आधा को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2 का आधा, मतलब इसका भी 1/2। यहाँ देखिए का बीच में दिया हुआ, इसको पकड़ना है। आधा को 1/2 लिखते हैं, का मतलब गुना आधा फिर 1/2 इज इक्वल टू 3/4 यानी 3/4 का गुना 1/3 मतलब 1/3। क्या दोनों बराबर है? तो 3 3 कट गया, तो इधर क्या आया 1/4 और इधर भी क्या हो जाएगा 1/4, 2 गुना 2 4 1/4, तो यानी ये भी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 2 किलोग्राम और 112 ग्राम इज इक्वल टू 2112 ग्राम, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम और 2000 ग्राम और 112 ग्राम, तो 2112 ग्राम, तो यानी ये भी सही है। अब यहाँ देखिए 3 लीटर 60 मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर प्लस 60, 3060 आना चाहिए, तो यहाँ 360 लिखा है, तो ये हमारा गलत है। यानी हमारा क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आप लोगों को और तरीका भी बताया है, जिसको फटाफट सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 दिनों में। सबसे पहले हमको यहाँ मिनटों की संख्या पूछ रहा है, तो ठीक है, तो पहले हम लोग एक दिन में निकाल लेते हैं। पहले देखिए 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। इस तरह से देखिए इसको लिखिए, 1 घंटा में 60 मिनट और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, तो 24 घंटा गुना 60 कर देंगे तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे वो निकल जाएंगे। अब कितने दिनों का, 10 दिनों का। देखिए ये यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में 24 गुना 60 मिनट। अब ये 24 गुना 60 मिनट जो आया ये एक दिन का आया, तो हमको निकालना है 10 दिन का, तो फिर गुना 10 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये पूछ रहा है कि निम्न घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, या फिर हम तो अगर हमको करने के लिए कहा जाए तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, 10 गुना 24 गुना 60। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यानी ये क्या हो गया कि 1 घंटे में सेकेंडों की संख्या। अगर हम 1 घंटे में सेकेंडों की संख्या 60 गुना 60 आया, इसमें से इसको भाग दे दें तो निकल जाएगा कि कितने घंटे होंगे। 60 60 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 और यहाँ से 6 चौके 24 यानी 4 घंटा।
अगर नहीं समझ में आता है इस तरीके से तो इसको करने का तरीका सबसे सिंपल, यहाँ हमने क्या निकाला, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। तो 24 घंटे में 24 × 60, ठीक है। इसी को कहते हैं एक दिन, एक दिन में 24 घंटा। अब हमको 10 दिन का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 × 60 × 10। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब गुना कर लेते हैं तो 14,440 आ जाएगा, नहीं 1,44,000, सॉरी गुना कर लेता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड वेट कीजिए, 14,400 आएगा, ठीक है, 14,400 मिनट। अब देखिए, अगर हमको उस तरह से नहीं समझ में आ रहा था, हम यहाँ हर एक को निकाल के देख लेंगे। 1 घंटे में कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60, और यहाँ 2 घंटा का कह रहा है तो 2 गुना कर लेंगे। क्या इतना करने के बाद इतना के बराबर आता है? फिर इसी जगह क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। क्या 3 से गुना करने के बाद इतना आता है? 4 से करेंगे, इतना आता है। जिस ऑप्शन में आपका वो मैच कर जाएगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक में पाठों को इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, किस चीज़ के लिए यह परिवर्तन किया गया है कि पाठों का नाम इस तरह का रखा गया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग से समझाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, या फिर कबाड़ बेचने वाले और यात्रा करने वाले के बारे में जानने के लिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम लोग किसी भी पाठ का शीर्षक कबाड़ी वाली रखते हैं या भोपाल की सैर रखते हैं या दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? एक ही चीज़ हो सकता है कि ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके पाठ का शीर्षक को ऐसा बनाते हैं जिससे कि हमारा पूरा पाठ रोचक हो जाए, बच्चे को इंटरेस्ट आए। शीर्षक को पढ़ने के बाद ही बच्चे में वो इंटरेस्ट आए कि इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग देखते हैं अपने आसपास दैनिक जीवन में, और उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उत्सुक होंगे उस पाठ को पढ़ने के लिए। तो हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, दैनिक जीवन से जुड़ते हुए पाठ को रोचक बनाने के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे कि सही ही है, लेकिन सीटेट का एग्जाम ही कहता है क्या कि चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसे टिक करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, उसको लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी है। आप अधिकतर सूत्रों को याद करके गणित को अगर बनाते हैं तो आप अच्छा से गणित सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप गणितज्ञ नहीं हो सकते। गणितज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसको गणित के बारे में अच्छी जानकारी हो, उसके बेसिक्स से ले करके उसके वर्किंग प्रोसेस पे, या फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या दो चीज़ों को तीन चीज़ों को एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये सारा क्वालिटी होना चाहिए, तब आप गणितज्ञ कहलाते हैं। आप सूत्रों को याद करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप सूत्रों के कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप गणितज्ञ नहीं कहला सकते। सवालों को जल्दी हल कर लेना ये आपका एक गुण है, लेकिन गणितज्ञ होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो भी सवाल हम बना रहे हैं या जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके सारे अवधारणाओं को समझना, उसको फिर कैसे लागू करना है, और लागू करने के बाद और चीज़ों के साथ कैसे उसको
संबंध स्थापित करना है, ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर विकसित हो जाएगी तो आप एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए कैपेबल होंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती है सहायता करें। स्रोत गणित के जादू 2, एनसीईआरटी कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, क्वेश्चन को पढ़िए एकदम आराम से, कि बच्चे के पर्यावरण में जो भी वस्तु लुढ़कती है या फिसलती है उन पे कक्षा में हम लोगों को एक शिक्षक के रूप में चर्चा शुरू करना है। उसके बाद बच्चों को उनके आकार देखने में, मतलब उसी तरह के लुढ़कने या फिसलने वाले चीज़ों के आकार देखने में और समझने में कि कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और फिसलती है, इसमें सहायता करें। और ये एनसीईआरटी कक्षा 2 के पुस्तक गणित के जादू में ये सुझाव दिया गया। इसमें शिक्षक की सहायता किस प्रकार से करते हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर समझने के लिए सहायक होती है। चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। चलिए फटाफट इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इस तरह की चीज़ें जब होती है कि कोई भी चीज़ बच्चे को जब लुढ़कती है फिसलती है, उस तरह के आकार की चीज़ों को ला करके बच्चों के सामने रखना, फिर उसको उस चीज़ से सिखाना समझाना कैसे लुढ़कती है फिसलती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम लोगों का क्या है कि गणित सिखाने के दौरान बच्चों को आसपास की चीज़ों के बारे में ध्यान आकर्षित करवा के उसको पाठ सिखाना। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पाठ्य पुस्तक में जो इस तरह का जो भी चीज़ दिया होता है ना, कि कोई वस्तु को जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटे बच्चे के लिए कोई लुढ़कने या फिसलने वाली चीज़ें हो तो अक्सर उसके खिलौने में ऐसी चीज़ें, या वो खेलता है तो कोई चीज़ें लुढ़कती है फिसलती है, इस तरह की चीज़ों को वो देखता है अपने डेली लाइफ में। तो उस तरह की चीज़ों को जब हम लोग अपने अधिगम के अंदर ले आते हैं तो हम बच्चों का जो ध्यान होता है उसको अपने शिक्षण का जो विधि है उसकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और जब बच्चे को हम आकर्षित कर लेंगे अपने पढ़ाने के मेथड में ऐसे चीज़ को ला करके जो उसको पसंद है, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो अधिगम होगी, वो बहुत प्रभावी होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 का नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? फटाफट इसको सॉल्व कीजिए पाउच करके। एक पेंसिल का कीमत 2.5 रुपया, खरीदता कितना है? 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 और आधा दर्जन में 6, तो कितना? 18 पेंसिल खरीदा वो। तो 18 पेंसिल का कीमत कितना? 18 गुना 2.5 यानी 18 दूना 36 और आधा 9, 45 रुपये। 1.5 दर्जन पेंसिल का कीमत कितना हो गया? 45 रुपये। 100 का नोट दिया तो उसको वापस कितने होंगे? 55 रुपये। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं। नो डाउट कि इसमें ऐसे क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस तरह के। इसको हम लोग कहते हैं एक एक नियम का क्वेश्चन। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 की पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, या फिर 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। यहाँ पे आपको समझना है पहले पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है। ठीक है? पूर्ववर्ती या परवर्ती क्या कहते हैं? देखिए परवर्ती को जो है कभी कभी हम लोग अनुवर्ती भी कहते हैं। ठीक है? परवर्ती और अनुवर्ती एक चीज है।
अनुवर्ती एक चीज है। पूर्ववर्ती में क्या होता है, देखिए पूर्ववर्ती, पूर्व लगा हुआ है, पूर्व मतलब पहले, तो यानी कोई भी संख्या है यहाँ पे इससे जस्ट पहले यानी एक घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। ठीक है, और किसी संख्या में जस्ट उसके बाद वाला यानी एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुवर्ती। क्लियर है। जैसे 1000 यहाँ पे दिया हुआ है, 1000 के बाद यहाँ हमारा क्या आएगा, 1001, और 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 999। ठीक है, ये हो गया पूर्ववर्ती, ये हो गया अनुवर्ती या परवर्ती। तो परवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, और अनुवर्ती में एक घटाते हैं, पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं और परवर्ती में एक जोड़ते हैं। इसी को अनुवर्ती भी कहते हैं, परवर्ती को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती मतलब इससे जस्ट पहले पूर्व 999, 999 का परवर्ती मतलब जस्ट बाद वाला, जिसका जस्ट बाद वाला फिर 1000 हो जाएगा, तो ये 1001 कह रहा है, तो ये गलत है। 1000 का पूर्ववर्ती यानी 999 का परवर्ती 1002 है, ये भी गलत है, क्योंकि उसका परवर्ती जो है एक किसी भी संख्या का, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 1000 का, 1000 का पूर्ववर्ती 999 का फिर अनुवर्ती अगर हम लोग कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब यहाँ कह रहा है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। देखिए 1000 का परवर्ती मतलब 1001 का पूर्ववर्ती यानी जस्ट इससे पहले फिर, तो 1000 है, और यहाँ पे ये कह भी रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 1000 का पूर्ववर्ती यानी 999 का पूर्ववर्ती यानी 998, तो यहाँ 999 करा, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर है। यहाँ पे आप पूर्ववर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती, और इसी को इस तरह से याद रखिएगा, अनुवर्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए। 239 खिलौने थे, 70 और लाए गए यानी 70 जोड़ दिए, उसके बाद 152 बिक गया, यानी 152 घटा दिए। यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी तरह रखा है, यानी 239 प्लस 70 माइनस 152। ठीक है, आज के सेशन में क्वेश्चन कुछ इजी थे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतने इजी क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हैं। आप क्या, हर कोई से अक्सर वही प्रश्न गलत होता है जो बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में लोग आ जाते हैं। ठीक है, मैंने भी अपने कई बार एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन को गलत कर दिया है। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ मज़ेदार प्रश्न के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।